हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंजीनियर सेम क्लासेस। मेरा नाम हुआ एजाज़। और जैसे आप सबको पता है या जो भी स्टूडेंट्स पहले मुझसे पढ़े हुए हैं उन्हें पता है कि क्वेश्चंस कैसे आता है, मैं कैसे पढ़ाता हूँ और क्वेश्चंस को कैसे डील करता हूँ। वो पूरी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको अच्छे से बताऊँगा। इसका नाम है क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन, लेकिन हम इसमें कॉन्सेप्ट की भी बातें करेंगे, पूरी डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे आप सबको मैं बता दूं कि आज एसएससी जेई का नोटिफिकेशन आ चुका है सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए। और सबसे बेहतरीन ये बात है आपके लिए कि इस बार एग्ज़ाम के पैटर्न में चेंजेज आया है। पेपर 1 जो होता था आपका ऑब्जेक्टिव होता था, पेपर 2 सब्जेक्टिव यानी कन्वेंशनल होता था, लेकिन इस बार पेपर 1 भी ऑब्जेक्टिव होगा और पेपर 2 भी आपका ऑब्जेक्टिव होगा। पेपर 1 जिस पैटर्न पे पहले हुआ करता था उसी पैटर्न पे अभी भी होगा, लेकिन पेपर 2 जो कन्वेंशनल था 300 मार्क्स का, वो अब सिर्फ आपका ऑब्जेक्टिव होगा, जिसमें 100 क्वेश्चंस के करीब पूछा जाएगा। तो ये सारे इन्फॉर्मेशंस है, बहुत सारी बातें हम लोग करते जाएंगे, कैसे पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है। तो हम लोग पहले ये सेशन स्टार्ट करते हैं जो आपका है फ्लूइड मैकेनिक्स से। और आपको मैं बता दूं कि अगर फ्लूइड मैकेनिक्स की आप बात करें अगर आप फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करें तो इससे जो क्वेश्चंस आता है वो अप्रॉक्स अगर आप प्री में देखेंगे तो अगर सिर्फ आप प्री की बात करेंगे तो प्री में अप्रॉक्स, प्रीलिम्स या में अगर आप बात करें प्रीलिम्स में तो 100 नंबर का आपका एग्ज़ाम होता है टेक का, और 100 आपका नॉन टेक्निकल का होता है। 100 नॉन टेक्निकल में अगर फ्लूइड मैकेनिक्स की आप वेटेज की बात करेंगे तो अप्रॉक्स 20 से 25 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि प्री में इसका भी वेटेज है। और वहीं अब पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 आपका अब भी ऑब्जेक्टिव होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 300 मार्क्स का वेटेज होगा और टाइम ड्यूरेशन आपका 2 आवर होगा। यानी ये 100 क्वेश्चंस अगर बात करें तो यहाँ भी 25% का आपका वेटेज रहेगा। तो ओवरऑल अब बात करें तो फ्लूइड मैकेनिक्स का आपके एग्ज़ाम में, चाहे वो सिविल के स्टूडेंट्स हों या मैकेनिकल के स्टूडेंट्स हों, काफ़ी वेटेज होता है। फ्लूइड मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक मशीन्स मिला के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो हम लोग देर नहीं करते हैं, बाकी सेशंस में भी बातें करते रहेंगे, लेकिन हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला सेशन है फ्लूइड मैकेनिक्स का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे हम लोग बातें करेंगे। अप्रॉक्स अगर 100 क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस कर लिया सभी सब्जेक्ट का तो हम काफ़ी अच्छा हो सकते हैं। ठीक है, चलिए। जैसे पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, अ फ्लूइड इज अ सब्सटेंस विच ऑफर्स नो रेसिस्टेंस टू चेंज ऑफ। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि फ्लूइड एक ऐसा सब्सटेंस है जो डिफॉर्म करता है कॉन्टिन्यूसली, एंड दैट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फ्लूइड इज कॉल्ड फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स। इस कैरेक्टरिस्टिक्स को हम क्या कहते हैं? फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। यानी अगर इससे आप कंक्लूड करेंगे तो फ्लूइड एक ऐसा सब्सटेंस है जो डिफॉर्म करता है कॉन्टिन्यूसली एंड विच ऑफर्स नो रेसिस्टेंस टू चेंज ऑफ फ्लो। यानी अगर फ्लूइड एक बार डिफॉर्म कर गया तो आप इस पे से जो एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स हैं, अगर आप इसे रिमूव भी कर लेंगे तो ये अपने ओरिजिनल पोजीशन को गेन नहीं कर सकता है। इसीलिए फ्लूइड इज ए सब्सटेंस विच ऑफर्स नो रेसिस्टेंस टू चेंज। इसका मतलब शेप की आप बातें करते हैं, शेप की, यानी द करेक्ट ऑप्शन इज शेप, डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो यूनिट। यानी ऐसा कौन सा इसमें पैरामीटर्स है जिसके पास कोई यूनिट नहीं है। आप सरफेस टेंशन की अगर बात करें तो वी ऑल नो डैट द सरफेस टेंशन इज बेसिकली मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेड बाय द सिग्मा एंड दैट इज इक्वल टू द फोर्स डिवाइडेड बाय कैरेक्टरिस्टिक्स लेंथ होता है। हम लेंथ बातें नहीं करेंगे,
वहीं अगर आप देखेंगे सॉफ्ट बबल के केस में तो सिग्मा इक्वल टू आप लिखते हैं एफ डिवाइडेड बाई पाई डी, और पाई डी क्या है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स लेंथ कहलाता है। यानी आप जनरल वे में डिफाइन करते हैं कि फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन का आप यहाँ यूनिट देखेंगे तो फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है और यहाँ मीटर, लेंथ का यूनिट मीटर होगा, यानी न्यूटन मीटर इज द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन। नाउ ऑप्शन बी पे अगर आप बात करेंगे दैट इज द काइनेमेटिक विस्कोसिटी, एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द न्यू, दैट इज द रेशियो ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी टू द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, एंड वी ऑल नो दैट इट हैव द प्रॉपर यूनिट, और उसका यूनिट क्या होता है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये हम सब जानते हैं। इसका मतलब सरफेस टेंशन का भी अपना यूनिट है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी का भी अपना यूनिट है, स्ट्रेन की देख लेते हैं, बल्क मॉडुलस की आप बात कर लें तो बल्क मॉडुलस क्या होता है बेसिकली वी ऑल नो दैट द बल्क मॉडुलस इज रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल की, और ये रेशियो होता है इंक्रीज इन प्रेशर डेल पी डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। यानी अगर आप इसका इक्वेशन देखेंगे तो माइनस बी डी पी डिवाइडेड बाई डी वी होता है, और बल्क मॉडुलस का वही यूनिट होता है जो प्रेशर का यूनिट होता है, यानी बल्क मॉडुलस हैज सेम यूनिट as that of pressure. This is the clear things। यानी अगर अब सी ऑप्शन पे आ जाता है स्ट्रेन, वी ऑल नो डैट द स्ट्रेन इज बेसिकली डिफाइंड एज, अब टाइप्स ऑफ स्ट्रेन अलग अलग होता है, चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन, और डायमेंशन चाहे चेंज की आप बात करेंगे या ओरिजिनल की बात करेंगे दोनों का यूनिट सेम होगा। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं स्ट्रेन हैज़ नो यूनिट्स। इट मीन्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो यूनिट, तो हम लोग बोल सकते हैं स्ट्रेन हैज़ नो यूनिट, द राइट चॉइस इज स्ट्रेन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ कंडीशंस क्लियरली अप्लाई टू एन आइडियल फ्लूइड। सबसे पहले आप क्वेश्चंस को सही से समझेंगे, पढ़ेंगे। अगर आपने क्वेश्चंस को समझ लिया, पढ़ लिया, तो बाकी ऑप्शंस उसी में होते हैं। तो यहाँ से ये क्लियर है कि आपने बोला कि आइडियल फ्लूइड, ये जो आइडियल फ्लूइड है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, और वी ऑल नो डैट आइडियल फ्लूइड वो फ्लूइड होता है जिसमें हैव सम कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका मतलब विस्कोसिटी नहीं होना चाहिए, आइडियल फ्लूइड हैज़ नो विस्कोसिटी एट ऑल, सरफेस टेंशन एग्जिस्ट नहीं करता है, एंड द फ्लूइड बिहेवियर इज मस्ट बी इनकम्प्रेसिबल। तो विस्कस तो होगा नहीं, ये ऑप्शन है विस्कस एंड कंप्रेसिबल, तो यानी ये हो नहीं सकता है। नॉन विस्कस एंड इनकम्प्रेसिबल की बात करें, इसका मतलब द राइट चॉइस इज नॉन विस्कस एंड इनकम्प्रेसिबल, करेक्ट ऑप्शन इज बी। आइडियल फ्लूइड की जो प्रॉपर्टी होता है समझेंगे कि यहाँ पे विस्कोसिटी इक्वल टू 0 होता है, फ्लूइड बिहेव लाइक अ नॉन विस्कस, फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल नेचर का होगा, सरफेस टेंशन आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन क्या है, बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द मरकरी। कभी कभी डेटा से फ्लूइड में क्वेश्चन आ जाता है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द मरकरी क्या होगा उसको समझना है। वी ऑल नो डैट द स्पेसिफिक ग्रेविटी बेसिकली मेजर विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोमीटर। किससे मेजर करते हैं, हाइड्रोमीटर। ये भी बहुत बार सवाल आ चुका है आपके जेईई के एग्जाम में, आरआरबी के एग्जाम में, आरआरबी भी आने वाला वैकेंसी, तो उस प्रोस्पेक्टिव से आप तैयारी करेंगे। स्पेसिफिक ग्रेविटी की अगर बात करें तो हाइड्रोमीटर से मेजर किया जाता है, जो एक डिवाइस होता है। और स्पेसिफिक ग्रेविटी आप जानते हैं रेशियो होता है स्पेसिफिक वेट ऑफ द फ्लूइड, स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड टू द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। और इस तरह से मरकरी का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है 13.6 होता है। अगर इसकी डेंसिटी की बात करेंगे तो 13.6 इंटू क्या आ जाएगा 1000, इसका मतलब 13,600 kg पर मीटर क्यूब। सही बात है, ये बेसिक सारे सवाल है। तो आप कह सकते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होगा 13.6। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर 5 विस्कोसिटी के बारे में है, इंपॉर्टेंट है फ्लूइड प्रॉपर्टी से। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का पहला चैप्टर ही होता है, उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। विस्कोसिटी के बारे में पूछा है। विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड इवॉल्व ड्यू टू। विस्कोसिटी किसके वजह से आता है? तो सबसे आप पहले जान लें कि विस्कोसिटी किसके वजह से आता है। द विस्कोसिटी इज फर्स्टली अपीयर इन द फ्लूइड ड्यू टू द नो स्लिप कंडीशन। ये किसके वजह से आता है? नो स्लिप कंडीशंस की वजह से आता है। यानी नो स्लिप कंडीशन अगर किसी फ्लो में एग्जिस्ट नहीं करेगा तो वहाँ पे विस्कोसिटी नहीं होगा। आप क्या कहते हैं, सपोज दिस इज द सॉलिड सरफेस, अगर इस सॉलिड सरफेस पे फ्लूइड फ्लो करेगा लेयर बाय लेयर, अगर फ्लूइड लेयर बाय लेयर फ्लो करेगा एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, द फ्लूइड मूव विद द वेलोसिटी स्मॉल यू, अगर ये मूव करेगा तो सपोज पहला लेयर यहाँ पे कांटेक्ट में आएगा, दिस पॉइंट इज कॉल्ड नो स्लिप कंडीशन एंड एट द नो स्लिप कंडीशंस द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड इज टेकन एज 0। यहाँ से आप एक परपेंडिकुलर एक्सिस ड्रॉ करते हैं, दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्स एक्सिस एंड नाउ द वेलोसिटी ग्रेडियंट टू बी मेजर अलोंग द ट्रांसवर्स एक्सिस एंड द वेलोसिटी प्रोफाइल इज फॉर्म लाइक दैट। द वेलोसिटी प्रोफाइल इज कॉल्ड पैराबोलिक। यानी विस्कोसिटी किसके वजह से अपीयर होता है? ये सिर्फ कंडीशन किसके वजह से आता है? रेसिस्टिंग फोर्स की वजह से। तो आप कहेंगे विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड विच ऑफर्स अ रेसिस्टेंस टू द मूवमेंट ऑफ वन लेयर ऑफ फ्लूइड ओवर अनदर लेयर ऑफ फ्लूइड। यानी रेसिस्टेंस ऑफर बाय द लेयर ऑफ द फ्लूइड होता है, रेसिस्टेंस ऑफर बाय द साइड वॉल्स ऑफ द चैनल बिल्कुल नहीं होगा, नन ऑफ द अबव। द राइट चॉइस इज ए, द रेसिस्टेंस ऑफर बाय द लेयर्स ऑफ द फ्लूइड, बिकॉज द विस्कोसिटी फ्लूइड की प्रॉपर्टी होता है और ये तभी अपीयर होगा जब एक लेयर दूसरे लेयर को अपोज करना स्टार्ट कर दे। करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी की अगर बात करें तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी इन द फ्लूइड प्ले इंपॉर्टेंट रोल टू डिस्क्राइब द ऑल डायनामिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ द फ्लूइड। विदाउट न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी द डायनामिक बिहेवियर ऑफ द फ्लूइड इज इम्पॉसिबल टू डिफाइन इन द करेक्ट वे। सिंपल सी बात है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी इन द सिंपल वे आप जानते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी की अगर बात करें तो वी ऑल नो दैट इट स्टेट दैट द शियर स्ट्रेस एक्टिंग ऑन द फ्लूइड लेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट। दैट इज क्लियर। अब यहाँ से इक्वेशन लिखेंगे तो क्या आएगा, टाउ इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई आएगा। यहाँ से ये बातें हम लोग लिख सकते हैं, टाउ इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई। दिस टाउ इज द शियर स्ट्रेस विच आर एक्टिंग ऑन द फ्लूइड लेयर, म्यू इज द डायनामिक विस्कोसिटी एंड डी यू बाई डी वाई ऑल नो दैट द वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू, यानी शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, वेलोसिटी ग्रेडियंट होगा। और ये वेलोसिटी ग्रेडियंट जो डी यू बाई डी वाई है, एक्सप्लेनेशन के तौर पे कभी देखेंगे मौका मिला तो डी थीटा बाई डी टी के बराबर होता है। और ये डी थीटा क्या होता है, शियर स्ट्रेन होता है, इसीलिए आप बोल देते हैं दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। और क्वेश्चन आपका इसी से रिलेटेड पूछा जाता है। यानी द राइट चॉइस ऑप्शन की तरह शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी, इनकरेक्ट ऑप्शन है, ये गलत आंसर है। शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट। आप इसको देख लेंगे तो यहाँ पे ऑप्शंस मिल गया, शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट। इट मीन्स द राइट चॉइस इज बी, शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन, नहीं होगा, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन होता है। शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द विस्कोसिटी। From the options, it is to be clear the right choice of the question number 6. The Newton's law of viscosity is state that the shear stress is acting on the fluid layer is directly proportional to the velocity gradient. Okay? आपको अच्छे से समझ में आ भी रहा होगा कॉन्सेप्ट। आगे मूव करते हैं द क्वेश्चन नंबर 7. Now the question number 7 state that the rate of deformations of the fluid element is equal to. Now question number 7 here, rate of deformations of the fluid element. Rate of deformations of the fluid element, बात को समझना है। Rate of fluid, इसका मतलब we all know that the fluid is deform shearly, यानी जो fluid layers होते हैं वो एज ए shear डिफॉर्म करते हैं, एक लेयर दूसरे लेयर पे डिफॉर्म करता है। तो इस केस में हम बात कर सकते हैं कि अगर फ्लूइड लेयर बाय लेयर डिफॉर्म कर रहा है तो इस तरह से हम चीज़ें क्या कह सकते हैं। सपोज द फोर्स एक्टिंग ऑन द लेयर इज टेंजेंशियल फोर्स, दिस इज कॉल्ड टेंजेंशियल फोर्स।
तो इसी के वजह से लेयर्स आपके क्या होते हैं, डिफॉर्म होते हैं। द ओनली फ्लूइड इज डिफाइंड ड्यू टू द शियर फोर्सेस, टेंजेंशियल फोर्सेस। तो कह सकते हैं रेट ऑफ डिफॉर्मेशन यहाँ क्या होता है, थीटा होता है। तो यहाँ पे डी थीटा बाई डी टी को अभी आपने देखा इससे पहले वाले क्वेश्चंस में, इसी को आप कहते हैं रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। यानी ये कैसे डिफाइन होता है, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ फ्लूइड एलिमेंट इज इक्वल टू द, और ये किसके बराबर होता है, वी ऑल नो डैट डी यू बाई डी वाई के। अभी आपने देखा था, इसका मतलब ये सही है, दिस इज इक्वल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट एंड द वेलोसिटी ग्रेडियंट इज हियर राइट चॉइस डी। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। पेशेंसफुली देखेंगे तभी बातें समझ में आएगा, एक बार पढ़ना है, हर जगह इंप्लीमेंट करना एग्जाम में। अगला सवाल है, द विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड्स डिक्रीजेस विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर ड्यू टू द। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देख लें, द विस्कोसिटी रीजन्स क्या होता है, रीजन्स इज ओनली कोहेशन। Cohesion is the basic reasons of viscosity which are help to develop. The only cohesion is the reason of viscosity. अगर cohesion की बात करें तो ये क्या है, एक bonding है। cohesion क्या होता है अपना, bonding होता है। और ऑब्वियस सी बात करें, अगर आपने लिक्विड के केस में, इन द केस ऑफ लिक्विड अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो आपका बॉन्डिंग क्या होगा, डिक्रीज करेगा, द बॉन्ड विल बी ब्रेक। बॉन्डिंग अगर डिक्रीज करेगा, अगर बॉन्डिंग आपका डिक्रीज करेगा तो इट इज टू बी क्लियर, इफ टेम्परेचर विल बी इंक्रीजेस द बॉन्ड विल बी डिक्रीजेस, एज सच द कोहेसिव फोर्स विल आल्सो बी डिक्रीजेस। कोहेसिव फोर्स अपना क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो इस केस में विस्कोसिटी भी क्या होगा, द विस्कोसिटी इज आल्सो डिक्रीजेस। सिंपल सी बात है, डिक्रीज ड्यू टू द कोहेसिव फोर्सेस बोल सकते हैं ना। यहाँ देखिए कितना क्लियर आंसर है। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है, कंटेंट है, वो भी क्लियर क्रिस्टल है, तो बाकी आंसर करना कोई बड़ी बात नहीं होता, वो भी खास करके ऑब्जेक्टिव। अगला सवाल देखते हैं, फॉलिंग ड्रॉप्स ऑफ ए रेन। यहाँ पे क्वेश्चंस देखिएगा, फॉलिंग ड्रॉप्स ऑफ ए रेन एक्वायर स्फेरिकल शेप, स्फेरिकल शेप। और ये स्फेरिकल शेप किसके वजह से होता है, द ओनली वी नो डैट द स्फेरिकल शेप ऑक्यूपाई द मिनिमम सरफेस एरिया, सो डैट द रेन ड्रॉप जो होता है आपका स्फेरिकल शेप का होता है, क्योंकि इसका सरफेस एरिया क्या होता है, मिनिमम होता है। और मिनिमम सरफेस एरिया होगा तो जल्दी के स्टेबल हो जाता है। तो ओनली किसके वजह से होता है, ये सरफेस टेंशन की वजह से। काफ़ी बेसिक सवाल है, मल्टीपल बार एग्जाम में पूछा गया। ओनली ड्यू टू द सरफेस टेंशन द फॉलिंग ड्रॉप एक्वायर स्फेरिकल शेप। ये जाना स्फेरिकल शेप क्यों होता है, तो क्योंकि इसका मिनिमम सरफेस एरिया होता है, मिनिमम एरिया होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इफ सिग्मा रेफर्स टू सरफेस टेंशन, इसने कहा वी ऑल नो डैट सिग्मा क्या अपना सरफेस टेंशन है। तो कह रहा है कि कैपिलरिटी जो राइज होगा वाटर का वो क्या होगा, वी ऑल नो डैट H इक्वल टू, क्या वो राइज की बात करें या फॉल की बात करें, इक्वेशंस सेम ही होंगे, लेकिन जो इक्विलिब्रियम कंडीशंस के जो एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेज होते हैं वो अलग अलग होता है। जैसे कि अगर राइज की बात करें, वाटर और ग्लास कम्बिनेशंस की बात करें, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे जो फोर्सेज, बैलेंसिंग फोर्सेज आप लेते हैं वो सरफेस टेंशन फोर्स और वेट ऑफ द वाटर लेते हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करेंगे कैपिलरिटी फॉल का, तो उस केस में जो बैलेंसिंग फोर्सेज होता है वो सरफेस टेंशन फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शंस एंड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शंस लेते हैं। तो ये हुआ जनरल इक्वेशन, आप जानते हैं H इक्वल टू 4 सिग्मा कॉस थीटा बाई रो जी डी होता है, जहाँ पे H राइज और फॉल है, H आपका सिग्मा आपका सरफेस टेंशन है, रो डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, J एक्सीलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी, और D क्या है, कैपिलरिटी का डायमीटर है। अगर यहाँ वाटर के लिए बात करें, अगर एंगल मेंशन नहीं है तो आप मान लेते हैं प्योर एंड क्लीन ग्लास वाटर कम्बिनेशन है, थीटा इक्वल टू 0 होगा, एंड वी ऑल नो डैट कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है। सो H इक्वल टू द इक्वेशन इज 4 सिग्मा डिवाइडेड बाई रो जी डी। अगर इसे स्पेसिफिक वेट के फॉर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 4 सिग्मा
रोजी को आप कहते हैं स्मॉल डब्ल्यू इंटू डी, ये भी इक्वेशन सही है, कभी कभी ये भी मिल जाता है। तो राइट चॉइस विल बी द सी, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट हैपेंस टू द लिक्विड लेवल व्हेन अ स्मॉल डायमीटर ट्यूब इज इंसर्टेड इनटू अ लिक्विड हुज कॉन्टैक्ट एंगल इज 85 डिग्री। इस बात को समझने की आप कोशिश करेंगे, इस बात को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं ताकि कहीं भी कन्फ्यूजन्स ना हो। जैसे वी ऑल नो डैट, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पहला केस, इफ़ वी नो डैट द थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, इट मीन्स दैट केस इज एक्यूट एंगल। इस केस में आपका क्या कहते हैं, वाटर ग्लास कम्बिनेशंस होगा, वाटर एंड ग्लास कम्बिनेशंस विल बी देयर, और एच क्या होगा आपका, राइज होगा। नाउ द सेकेंड केस विल बी द हियर इलेबोरेट क्लियरली, केस नंबर 2, स्पेस कम है, थीटा अगर 90 से ज़्यादा हुआ तो आप क्या कहते हैं कि एच का वैल्यू इसमें फॉल होगा और कम्बिनेशंस होगा मरकरी एंड ग्लास कम्बिनेशन, दैट इज टू बी क्लियर। तो यहाँ पे वी नो डैट द एंगल इज 125 डिग्री, इट इज़ क्लियरली मीन्स इट एंगल इज गिवन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो आप क्या कहते हैं, लिक्विड का जो लेवल्स होगा वो फॉल करेगा, लिक्विड लेवल इन द ट्यूब विल बी फॉल फर्स्ट एंड देन राइज, ये हो ही नहीं सकता है। लिक्विड लेवल इन द ट्यूब इज फॉल्स, करेक्ट आंसर है, क्योंकि अगर थीटा 90 से ज़्यादा हुआ तो एच फॉल्स होता है, वाटर ग्लास का कम्बिनेशंस होता है, और यहाँ पे कोहेसिव डोमिनेट होता है एडहेसिव पे, याद रखना। और इस केस में क्या होता है, वाटर ग्लास के कम्बिनेशंस में एडहेसिव इज डोमिनेट ओवर द कोहेसिव फोर्स। कोई कंफ्यूजन नहीं है, नॉट एट ऑल, सही है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, सिंपल सा है, कैलकुलेट द स्पेसिफिक वेट ऑफ 1 लीटर ऑफ पेट्रोल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारा दिया हुआ है कैपिटल जी 0.7, और वॉल्यूम दिया हुआ है आपका 1 लीटर। 1 लीटर को कन्वर्ट कर लेंगे तो 10⁻³ मीटर क्यूब होता है यहाँ पे। और आप जानते हैं स्पेसिफिक वेट इक्वल टू क्या होता है, स्पेसिफिक वेट इक्वल टू, बताइए, स्पेसिफिक वेट इक्वल टू, अगर इक्वेशन लिखेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी का तो अभी आप जानते हैं स्पेसिफिक वेट ऑफ द फ्लूइड टू द स्पेसिफिक वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड होता है, ठीक है। यानी दूसरे वे में आप बोल सकते हैं डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड टू द डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड होता है। अब यहाँ पे 0.7 स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है, तो डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या होगा, 1000। यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे तो डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड क्या आ जाएगा, 700 मल्टीप्लाई कर दें 700 kg/m³। एंड वी ऑल नो डैट हियर कि गामा इज कॉल्ड स्पेसिफिक वेट एंड दैट इज कॉल्ड रो इंटू जी हो जाता है। रो इंटू जी होता है जब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 9.81 तो अप्रॉक्स आपका इक्वेशन ये मिल जाएगा Nm/m³। डेंसिटी निकाल लिया और आपने जी से मल्टीप्लाई कर दिया, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13, चूज द करेक्ट रिलेशनशिप। सही ऑप्शंस का तलाश करना है हमें, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड से हम देख रहे हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू ग्रेविटी इंटू डेंसिटी। हम जानते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू क्या था, अभी देखना, स्पेसिफिक वेट ऑफ द फ्लूइड, स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड टू द स्पेसिफिक वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। ये फ्लूइड है तो ये होगा नहीं ऑप्शंस। डायनामिक विस्कोसिटी इक्वल टू काइनेमेटिक विस्कोसिटी इंटू डेंसिटी। म्यू इक्वल टू आप जानते हैं, अगर आप बात करें तो यहाँ पे देखें कि अगर काइनेमेटिक विस्कोसिटी इक्वल टू बात करें तो क्या होता है, डायनामिक विस्कोसिटी टू द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। इसका मतलब यहाँ से अगर मल्टीप्लाई करें तो आप कहेंगे काइनेमेटिक विस्कोसिटी इनटू डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इज कॉल्ड डायनामिक विस्कोसिटी। तो द राइट चॉइस इज आंसर बी। ग्रेविटी स्पेसिफिक ग्रेविटी डेंसिटी नहीं होता है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ये भी गलत है आपका, ये भी गलत है और ये भी गलत है, सही। अगला सवाल देखते हैं,
इन एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लो द डेंसिटी ऑफ द मीडियम इज, देखिए पहले दो तरह के फ्लूइड होते हैं। अगर आप फ्लूइड की बात करेंगे तो फ्लूइड बेसिकली कंप्रेसिबल होता है और दूसरा इनकम्प्रेसिबल होता है। फ्लूइड मैकेनिक्स के प्रोस्पेक्टिव से अगर हम बातें करें तो डिफरेंट पैरामीटर्स के बिहाफ पे डिफाइन किया गया। कंप्रेसिबल फ्लूइड उस फ्लूइड को आप कहते हैं कि डेंसिटी प्रेशर के साथ चेंज हो जाए, क्योंकि फ्लूइड को प्रेशर के रिस्पेक्ट में डिफाइन किया गया है। और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड उस फ्लूइड को कहते हैं जो डेंसिटी प्रेशर के साथ चेंज ना हो। इसका मतलब डेंसिटी चेंज नहीं होगा तो प्रेशर चेंज होगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, लेकिन डेंसिटी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो इसका इक्वेशन आप देखेंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन डेल रो बाई डेल पी इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि प्रेशर चेंज होगा और डेंसिटी आपका कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। तो इस तरह से आप कहेंगे कि वैसे फ्लूइड जिनका डेंसिटी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो प्रेशर के रिस्पेक्ट में सेम हो, कांस्टेंट हो, उसे इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड कहते हैं। तो सी ऑप्शन होगा। एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे तभी अच्छा कर पाएंगे। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 इन न्यूटोनियन फ्लूइड द शियर स्ट्रेस इज, यहाँ पे न्यूटोनियन फ्लूइड में शियर स्ट्रेस क्या होता है? तो वी ऑल नो डैट द शियर स्ट्रेस टाउ एक्टिंग ऑन द फ्लूइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट डी यू बाई डी वाई, और इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डी थीटा बाई डी टी। दोनों होता है, यानी शियर स्ट्रेस जो होगा वो आप बोल सकते हैं कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट होगा या वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द शियर रेट ऑफ शियर स्ट्रेन होगा। तो आप देख लीजिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द विस्कोसिटी बिल्कुल गलत है, ये हो ही नहीं सकता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द विस्कोसिटी ये भी नहीं हो सकता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफॉर्मेशंस रेट, अगला ऑप्शन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द शियर स्ट्रेन, नहीं होगा। आप जानते हैं थीटा को कहा जाता है डिफॉर्मेशन, और थीटा अगर टाइम के साथ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर ये चेंज कर रहा है तो आप क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड डिफॉर्मेशन रेट। एनी पैरामीटर्स विच चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम द रेट विल बी देयर, तो इसे आप कहते हैं डिफॉर्मेशन रेट, एंड द राइट चॉइस विल बी सी। तो डीपली पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे, तभी जाके ऑब्जेक्टिव आंसर कर पाएंगे। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 फॉर स्यूडो प्लास्टिक नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड वी ऑल नो डैट इफ़ यू गो थ्रू द फ्लूइड मैकेनिक्स, अगर आपने पूरी कंप्लीट फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा है तो आप बोल सकते हैं कि नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड इज बेसिकली क्लासिफाइड इनटू द डिफरेंट कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ बाउंड्री कंडीशंस। डिफरेंट बाउंड्री कंडीशंस के भी यहाँ पे क्लासीफाई किया गया, जैसे डायलेटेंट फ्लूइड होता है, स्यूडो प्लास्टिक फ्लूइड होता है, बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड होता है, थिक्सोट्रोपिक फ्लूइड होता है, रियोपैक्टिक फ्लूइड होता है। ये सारे नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के टाइप होते हैं। क्वेश्चन जैसे जैसे आएगा तो हम लोग देखेंगे। तो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड को डिफाइन किया गया है कैसे, इक्वेशन में लिख देता हूँ, टाउ इक्वल टू ए डी यू बाई डी वाई टू दी पावर एन प्लस बी, जहाँ डी यू बाई डी टू द एन क्या है आपका, ये सारे चेंज होते हैं। यहाँ पे इस इक्वेशंस को लिखा गया है ए डी यू बाई डी वाई, अगर इसे ब्रेक करें तो n माइनस वन इंटू डी यू बाई डी वाई लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पावर 1 है, n माइनस वन प्लस वन बेस सेम है, पावर ऐड होगा तो इक्वेशन आपको यही मिल जाएगा। दिस इज कॉल्ड अपरेंट विस्कोसिटी, इसे हम कहते हैं अपरेंट विस्कोसिटी। दिस इज कॉल्ड अपरेंट विस्कोसिटी, यानी द म्यू अपरेंट इज रिटन एज हियर ए डी यू बाई डी वाई टू दी पावर n माइनस वन। अब आप सोचिए, अगर डी यू बाई डी वाई का वैल्यू डिफॉर्मेशन है, अगर डिक्रीज करेगा तो म्यू अपरेंट क्या होगा, रिवर्स में होगा। वहीं डायलेटेंट के केस में सेम एज होता है, डिफॉर्मेशन टू बी इंक्रीजेस द म्यू अपरेंट ऑल्सो इंक्रीजेस। लेकिन स्यूडो के केस में क्या होगा कि यहाँ पे अगर ये घटेगा तो म्यू अपरेंट बढ़ेगा। अब आप यहाँ से पूछ रहा कि अपरेंट विस्कोसिटी यानी अपरेंट विस्कोसिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। एक होता है विस्कोसिटी जो जनरलाइज फ्लूइड में डिफाइन होता है, नॉन न्यूटोनियन के फ्लूइड को डिफाइन करने के लिए हम अपरेंट विस्कोसिटी का इस्तेमाल करते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि डिक्रीज विथ इंक्रीजिंग द डिफॉर्मेशन रेट।
जैसे कि आप इक्वेशंस में देख रहे हैं। आपको इक्वेशंस एनालाइज करना पड़ेगा, तभी नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड को आप देख सकते हैं, यानी द राइट चॉइस विल बी बी। अगर इसे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पर आप ड्रॉ कर लें तो स्ट्रेस और रेट ऑफ स्ट्रेन डायग्राम पे, तो यहाँ पे स्यूडो प्लास्टिक फ्लूइड का कर्व क्या होता है, ये होता है जिसका कंडीशंस क्या होता है, b इक्वल टू 0 एंड द n लेस देन 1। दिस इज द राइट आंसर। समझ में आ रहा होगा, पूरी बेसिक से हम लोग चीज़ें कवर कर रहे हैं, क्योंकि आप पढ़े होंगे तभी चीज़ें समझ में आएगा। ऑब्जेक्टिव पेपर है। क्वेश्चन नंबर 17, प्रॉपर्टी ऑफ ए फ्लूइड बाय विच मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लूइड आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर। सिंपल सा बात है, हैव टू केसेस। एक होगा कि सेम मॉलिक्यूल के बीच सेम मॉलिक्यूल्स हों, यही होता है। इनके बीच अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का हम नाम दे देते हैं कोहेशन। अगर वहीं डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हो, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स विल बी देयर, अगर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होगा उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो उसका नाम दे देते हैं आप एडहेशन। सिंपल से याद रखेंगे, और इसी के कारण राइज और फॉल होता है। तो क्या कर रहा है, प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड बाय विच मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लूइड, यानी अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो उसे हम क्या कहते हैं, एडहेशन। याद रखना है, सेम मॉलिक्यूल्स होगा तो कोहेशन हो जाता है आपका, अगर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होगा तो एडहेशन हो जाएगा। 2 लाइन याद रखना है, उसी के बेसिस पे राइज होता है। अभी आपने देखा इससे पहले वाले क्वेश्चंस में लिक्विड राइज भी करता है, लिक्विड फॉल भी करता है ऑन द बेसिस ऑफ कोहेशन एंड एडहेशन डोमिनेंसी। ठीक है, अगला सवाल, कंप्रेसिबिलिटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, प्रत्येक एग्जाम में आपको मिल जाएगा, चाहे वो सिविल के एक्सपीरियंस हो या मैकेनिकल के, आप देख भी रहे होंगे। एक रिलेशंस होता है बल्क मॉडुलस और कंप्रेसिबिलिटी। बल्क मॉडुलस के है और कंप्रेसिबिलिटी आपका बीटा है, यानी कंप्रेसिबिलिटी का क्या कहलाता है, रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। इतना ही जानना है तो आप बोल सकते हैं कंप्रेसिबिलिटी इज बेसिकली रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा। उल्टा किसका उल्टा होता है, देख रहे हैं, अगर के इक्वल टू लिखेंगे तो 1/b। अगर क्वेश्चंस में रहा बल्क मॉडुलस इज द रेसिप्रोकल ऑफ, तो आप क्या कहेंगे, कंप्रेसिबिलिटी। अगर कंप्रेसिबिलिटी की बात करेंगे, किसका रेसिप्रोकल है, तो बल्क मॉडुलस का। अगर गिवन फ्लूइड के लिए पूछ ले, आपसे पूछा जाता है कि बल्क मॉडुलस और कंप्रेसिबिलिटी का प्रोडक्ट क्या होगा, तो आप कहेंगे 1 होगा, यूनिट होगा। ये मैंने एडिशनल बता दिया। तो बल्क मॉडुलस किसका, कंप्रेसिबिलिटी किसका रेसिप्रोकल होगा, उल्टा बल्क मॉडुलस का। आपका सही आंसर क्या है, ए। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए डिफरेंट एग्जाम में, तो वही क्वेश्चन हम लोग स्टैंडर्ड लेवल पे लेके आगे बढ़ेंगे। 19वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन बड़ी इंटरेस्टिंग है, विस्कोसिटी ऑफ द गैस। पहले आप समझ लें कि एक होता है विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। अगर आप लिक्विड के केस में विस्कोसिटी की बात करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ने से विस्कोसिटी क्या होता है, घटता है, क्योंकि कोहेशन फोर्स डिक्रीज करता है। लेकिन गैस के केस में आप बात करेंगे, म्यू इन द केस ऑफ गैस, तो टेम्परेचर बढ़ने से विस्कोसिटी क्या होता है, बढ़ता है। म्यू गैस का बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, ड्यू टू द रैंडमनेस ऑफ द मॉलिक्यूल। रैंडमनेस के कारण बढ़ता है। मान लीजिए कि एक कंटेनर है और इसमें गैस को आप रख दीजिए और इसमें आप टेम्परेचर को इंक्रीज करा दीजिए, तो पहले ये स्टेबल वे में बैठे थे, ऐसे भी रैंडमनेस होता है गैस में, क्योंकि लिस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो जैसे टेम्परेचर आप देंगे तो जो भी इनके बीच बॉन्डिंग होगा वो ब्रेक करेगा और ये इधर उधर भटकना स्टार्ट कर देगा। जैसे इधर उधर भटकना स्टार्ट करेगा तो आप यहाँ पे देखेंगे मॉलिक्यूलर कोलिजन्स होने लगेगा। क्या होने लगेगा, मॉलिक्यूलर, एक मॉलिक्यूल्स दूसरे मॉलिक्यूल्स को के बीच टकराहट होने लगेगा। अब आप खुद सोचिए, अगर मॉलिक्यूलर कोलिजन्स हो तो फ्रिक्शंस का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि मोशन डिस्टर्ब होगा। अगर फ्रिक्शन का वैल्यू बढ़ेगा तो इसी को नाम तो हम फ्लूइड में क्या कहते हैं, विस्कोसिटी भी बढ़ेगा। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं थ्योरेटिकली कि एक रूम में आप बंद हैं, बहुत सारे लोग हैं रूम में,
और दरवाज़ा को बंद किया गया है, लेकिन आपसे बोला जाए कि बम है यहाँ पे, कुछ देर में फटने वाला है, तो आप क्या करेंगे? अचानक से आप कैसे भी दरवाजे से खोल के भागना चाहेंगे। तो इस तरह से क्या होगा, जब आप भागना चाहेंगे तो आप एक दूसरे से टकराना स्टार्ट करेंगे, तो और ज़्यादा भागना डिफ़िकल्टीज हो जाएगा। तो ओनली रीज़न इज़ विस्कोसिटी, यानी रेंडमनेस के वजह से फ्रिक्शंस बढ़ जाता है। वहीं गैस के केस में होता है। तो आप बोल सकते हैं इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। ध्यान रखेंगे लिक्विड के केस में डिक्रीज करता है ड्यू टू द कोहेसिव फोर्स डिक्रीजेस, बट इन द केस ऑफ गैसेस ड्यू टू द रेंडमनेस के वजह से विस्कोसिटी बढ़ जाता है। अगला सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। अ क्यूब ऑफ 1 मीटर साइड हैज़ वेट 1000 न्यूटन। वेट दिया हुआ है 1000 न्यूटन। लिख लेंगे जो डेटा न्यूमेरिकल पूछा हुआ सवाल है। इन वाटर है, ये किस में है? वाटर में है। क्लियर है? व्हाट विल बी इट्स वेट इन एयर। तो वेट इन एयर हमें निकालना है। तो वेट इन एयर का इक्वेशन याद रखेंगे। इस तरह के बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वेट इन एयर इक्वल टू द वेट टू द सबमर्ज फोर्स डिस्प्लेस्ड फोर्स, यानी बॉयंसी फोर्स आप बोल सकते हैं, इसे डिस्प्लेस्ड फोर्स होता है बॉयंसी फोर्स। वेट, और लिख सकते हैं बॉयंसी फोर्स को रो जी वी। वेट आपका दिया हुआ है 1000, रो आप जानते हैं वाटर का 1000 होता है, जी का वैल्यू आपको 10 लेना है, और वॉल्यूम आपका दिया हुआ है। अगर वॉल्यूम निकाला जाए 1 मीटर क्यूब है, 1 मीटर साइड है, तो आप जानते हैं स्क्वायर का एक क्यूब होता है, तो 1 का क्यूब 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम हो जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो आएगा 1000 प्लस 10,000, यानी टोटल वैल्यू आ जाएगा 11,000 न्यूटन। कितना आसान है। तो इस तरह से आपका राइट चॉइस हो जाएगा सी। तो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आपने देखा पूरी डिटेल्स में मैंने समझाया। तो इसी तरह से सेशन आते रहेंगे इस यूट्यूब चैनल पे। अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप क्या करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जो भी वीडियो जाए उसे लाइक कर लेंगे, और अपने दोस्तों तक जो तैयारी कर रहे हैं SSC जेई, RRB जेई या स्टेट जेई का, उन तक भी आप शेयर करें कंटेंट को, ताकि और भी अच्छा और भी हम लोग कंटेंट लेके इस पे आ सकें। तो आपको पढ़ाने के तरीक़ा से पता चल जाएगा कि नॉलेज है या नहीं है। पूरी डेप्थ हम एनालिसिस करेंगे। ये पूरी हम लोग 20 क्वेश्चंस का सीरीज हम लोगों ने देखा, अच्छे से देखा, आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।